उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा। गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो आज शुभ समाचार में बात उस पंच की करने जा रहे हैं जिसकी फौलादी ताकत दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती हुई नजर आ रही है। बुलेटिन में आपको लिए चलेंगे पंचकूला और दिखाएंगे कैसे ठंड के इस मौसम में बिना हथियारों के दुश्मनों को मात देने की तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी के जवान। बात माघ मेले की भी हम करेंगे जिसकी कल से विधिवत शुरुआत जो है वो होने जा रही है। शुक्रवार को संगम में श्रद्धालु पहला पवित्र स्नान करेंगे। क्या है इस बार माघ मेले का नया संकल्प और कैसे इस बार इस मेले को प्रदूषण से मुक्त रखने की है तैयारी, इसकी भी आगे होगी बात। देखिए, शुभ समाचार में आपको अकोला के ऐसे स्कूल लिए चलेंगे जहां पर बच्चे जो है किताबों के साथ साथ आत्मनिर्भरता का सबक भी सीख रहे हैं। कैसे अकोला के स्कूल में बच्चों की कल को संवारा जा रहा है और इसकी तस्वीरें भी आप तक होंगी थोड़ी देर में। बात उस दावे की भी हम करेंगे जिससे बड़े बड़े डॉक्टर्स को हैरान कर दिया है। देखिए, करनाल के कृषि वैज्ञानिकों ने गोभी की ऐसी नस्ल उगाने का दावा किया है जिससे तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकेगा। गोभी से इलाज के इस दावे में कितना दम है, ये भी आपको आगे समझाएंगे। आज क्रिकेट के दीवानों की नजरें जो हैं पुणे पर टिकी हुई हैं, जहां देखिए आज भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। आज के मैच में टीम इंडिया की जीत के कितने आसार नजर आ रहे हैं, इसकी भी आगे चर्चा होगी। देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में हुई थी। आज ये फौलादी दस्ता लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3500 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। आईटीबीपी के जवान जिन चुनौतियों से रोज दो चार होते हैं वो कल्पना से भी परे है। आईटीबीपी की सीमा चौकियां जो है 9000 फीट से 18800 फीट तक की ऊंचाइयों पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में जो है चौकियां हैं जहां पर तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे चला जाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसी मुश्किल हालात में मुस्तैदी से डटे रहने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और आज हम आपको आईटीबीपी के उस ट्रेनिंग सेंटर पर लिए चलेंगे जहां आईटीबीपी का फौलादी दस्ता तैयार होता है। पंचकुला में इन जवानों को चीन से दो हाथ करने के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन से हाल ही में झड़पों को देखते हुए आईटीबीपी अब अपने जवानों को नए दांव पेंच भी सिखा रही है। इस ट्रेनिंग के बाद आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों के उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की तैयारी में। अब गलवान में गोली की नहीं होगी जरूरत। अब तावांग में ताकत मचाएगी तांडव, क्योंकि भारत ने चीन के लिए तैयार कर दिया है एक और खतरा। बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की हथियार की जरूरत नहीं होती। दरअसल हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी ने चीनी सैनिकों से निपटने के लिए एक खास ट्रेनिंग अभियान शुरू किया है। गलवान घाटी, फिंगर फोर और तवांग की घटनाएं सामने आई हैं, तो हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है और हमारे हर जवान को, चाहे बेसिक ट्रेनिंग में चाहे जीडी का जवान हो या नॉन जीडी का जवान हो, हर जवान को अनआर्म कम्बैट की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। यानी अब अगर चीनी सैनिक लाठी डंडों से लैस होकर या बेसबॉल के बैट के ऊपर कटीली तारे लगाकर हमारे जवानों को उकसाते हैं या फिर भारतीय जमीन पर कब्जा करने के इरादे से हमारी सीमा में दाखिल होते हैं, तो आईटीबीपी के जवान भी चीनी सैनिकों के अंदाज में ही जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत चीन सीमा पर कई मौके ऐसे आते हैं जब भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ता है और उन हालातों में परिस्थिति ऐसी होती है कि हथियार होते हुए भी आपको हथियार नहीं उठाने हैं। और ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब चीनी सैनिक
उकसाते हैं भारतीय सैनिकों को, उन हालातों में बिना हथियार उठाए किस तरीके से जवाब देना है, उसका नजारा यहां पर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी ने पिछले 2 साल में करीब 3500 जवानों को इस तरह ट्रेंड किया है। अब ये सभी जवान एलएसी पर तैनात हैं। आईटीबीपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवान इस तरह की मार्शल आर्ट और अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग में ट्रेंड हो। खासतौर पर 35 साल तक के युवा जवानों को चीनी सीमा पर पीएलए के सैनिकों के साथ होने वाली झड़प की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में बिना गोली चलाए जापानीज और इजरायली टेक्निक से जूडो, कराटे, कुंफू और दूसरी कई तरह से शारीरिक तकनीक सिखाई जा रही है। रेत और पानी में दोनों जगह मजबूत किया जाता है इनको, रेते में और पानी में। यानी अब चीनी सैनिक भारतीय जवानों से दोबारा टकराने की गलती किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। गलवान और तवांग जैसे इलाकों से उन्हें ट्रेलर मिल चुका है। आगे फिर हिमाकत की तो आईटीबीपी के योद्धा भी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तपती रेत हो या फिर बर्फ का मैदान, ये जवान हर मौसम में अपने हाथों से दुश्मन को मसलने के लिए तैयार रहते हैं। यानी बिना हथियार उठाए दुश्मन को मात देने की कला यहां आईटीबीपी के जवानों को सिखाई जा रही है। तापमान चाहे -डिग्री हो या 0 डिग्री हो, चीन सीमा पर भारतीय सैनिक आने वाले समय में चीनी सैनिकों का बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसके लिए खास तौर पर अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग यहां पर शुरू की गई है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री तापमान में भी किस तरीके से यहां पर ये जवान अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और खासकर इनका फोकस इस बात पर रहेगा कि अगर चीनी सैनिकों का सामना करना पड़े, हथियार ना उठाना पड़े और निहत्थे ही किस तरीके से जवाब देना है, वो कला भारतीय सैनिक सीख रहे हैं। हमारे चाहे गर्म रेत हो या फिर बर्फ जैसा ठंडा पानी, हर हालात में इन कलाइयों को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। भारतीय सैनिकों के लिए एक खास तैयारी यहां पर हो रही है और इस तैयारी में 30 साल से कम उम्र के युवाओं को चुना गया है और इनको आने वाले समय में भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। यानी कि बिना हथियार उठाए अपने हाथों से चीनी सैनिकों को किस तरीके से जवाब देना है, ऐसी ट्रेनिंग अब इन सैनिकों को दी जा रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़। तो देखिए, ये तैयारी बताने के लिए काफी है कि ड्रैगन को अपनी हद में रहना होगा, वरना भारतीय रणबांकुरे उसका फन कुचलने का हुनर बखूबी जानते हैं। भारत चीन सीमा पर लगातार चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के विवाद होते रहते हैं। चीनी सैनिक अक्सर भारत की सीमा में घुसते रहते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि भारतीय सैनिकों को उकसाया जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने भी अब आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और चीनी सैनिकों को बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, हर तरह की ट्रेनिंग यहां पर हो रही है। अंग्रेजी भाषा में अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग इसे बोलते हैं, यानी कि बिना किसी हथियार उठाए सैनिकों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे हैं जिनके तहत भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के ऊपर हथियार नहीं उठा सकते हैं और ये नियम चीनी सैनिकों पर भी लागू होते हैं। लेकिन चीनी सैनिक अक्सर हथियारों के तौर पर डंडे, रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक डंडों और रॉड्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बिना हथियार उठाए ही उनको किस तरीके से जवाब देंगे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आईटीबीपी के जवानों को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। कैसा ही मौसम हो, कैसी ही परिस्थिति हो, हर हालात में ये सैनिक चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और खास तौर पर अपने हाथों का इस्तेमाल करके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़। एक तरफ एलएसी पर ड्रैगन की चाल को मात देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ राजधानी में कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जो है लगातार जारी है। कोहरे की घनी चादर में दिल्ली लिपटी हुई है इस वक्त। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट के पास जवान जो है रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हिंद के जवानों का हुनर पूरे देश को देखने को मिलेगा। ये सभी जवान कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। बीते कई दिनों से सेना के बैंड मार्चिंग दस्ते यहां पे प्रैक्टिस करने में जुटे हुए हैं।
दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 26 जनवरी की रिहर्सल, सुबह कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे रिहर्सल में आपको कमी नहीं नजर आई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 26 जनवरी को जो परेड है उसके लिए जो रिहर्सल है वो लगातार जारी। परेड की शानदार ये तस्वीरें आपने देखी। उत्तर भारत समेत दिल्ली के इस वक्त तमाम शहरों में, एनसीआर में और आसपास तमाम राज्यों में शीतलहर चपेट में है। हाल ये है कि दिल्ली में पारा लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अनुमान ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में न्यूनतम पारा जो है 4 डिग्री तक जा सकता है। जाहिर सी बात है ये वक्त जो है सावधानी बरतने का है। आपके सामने दिल्ली की मौजूदा 3 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली का मौसम, यहां के लोगों का कड़ा इम्तिहान इस वक्त लेता हुआ नजर आ रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के तमाम इलाके इसी तरह की ठंड से जूझ रहे हैं। ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आलम यह है कि देखिए, सुबह कोहरे के साथ लोगों की आंखें खुलती हैं। गाड़ी चलाने वालों के लिए यह मौसम और ज्यादा चुनौती बनकर उभरता है, क्योंकि कोहरे के कारण देखिए विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में वाहन चलाना बहुत सावधानी भरा हो जाता है और वाहन धीमे चलाने का आग्रह भी लगातार मौसम विभाग की ओर से किया जाता है, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर तो 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मैक्सिमम जो 10 दिन पहले तक 20 डिग्री के आसपास था, वो कम होकर के 15 से 16 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और इसके साथ साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से 4 डिग्री से भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और सुबह के वक्त तो जमकर कोहरा भी पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के पास। चंद कदमों की दूरी पर यहां से अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन देखिए कोहरे ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। बिल्कुल भी यहां से अक्षरधाम मंदिर नहीं दिख रहा। सुबह का वक्त है, आप देखिए सुबह के वक्त सारी गाड़ियां जो हैं वो अपनी हेडलाइट ऑन करके चल रही हैं, ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, उनकी गाड़ियां नजर आए। दोपहर के वक्त अनुमान है कि 12 बजे के आसपास तक मौसम साफ होगा और धूप खिलेगी। तब मैक्सिमम टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री के आसपास पहुंच पाएगा तापमान। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, यानी मिनिमम टेम्परेचर 4 और मैक्सिमम 15 से 17 डिग्री के आसपास रहेगा। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। इस समय मैदान से लेकर पहाड़ तक सर्दी पूरे रंग में है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है तो मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं जो है लगातार चल रही हैं। ज्यादातर मैदानी इलाकों की सुबह कोहरे में लिपटी हुई है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो पूरा पारा जो है वो 0 से भी नीचे पहुंच गया है। देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ठंड का रंग। आसमान से गिरी बर्फ, जमीन पर बिछ गई सफेद चादर। उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री में मंदिर परिसर और पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी हुई हैं। वैसा ही हाल यमुनोत्री का भी है। यमुनोत्री मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने सितम ढा रखा है। ठंड से बचने के लिए लोग या तो घरों में ही कैद हैं या फिर सड़कों पर अलाव का सहारा ही इकलौता सहारा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तो पारा 0 से भी नीचे लुढ़क गया। यहाँ की तस्वीरें तो कुछ वैसी ही हैं जैसा अक्सर कश्मीर में देखा जाता है। पत्तों पर भी बर्फ जमने लगी है। और ऐसी ठंड में देखिए प्रयागराज का माघ मेला भी कल से शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर जुटते हैं। लिहाजा प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को लेकर मेला प्रशासन इस बार मुस्तैद नजर आ रहा है और उसने नो प्लास्टिक को मुहिम के रूप में एक शुरुआत कर दी है। कैसे, ये आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। 6 जनवरी से शुरू होने वाले मेले के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। माघ मेला प्रशासन मुस्तैद हो चुका है।
मेले को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ की रिहर्सल हो रही है। इसी के साथ माघ मेला प्रशासन कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। माघ मेला यूपी के बड़े आयोजनों में से एक है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु जुटते रहते हैं। ऐसे में यहाँ प्रदूषण भी बड़े पैमाने पे होने की उम्मीद होती है, खासकर प्लास्टिक कचरे की। लेकिन अब मेला प्रशासन इस पर अंकुश लगाने की तैयारी कर चुका है। संगम के किनारों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए मेला प्रशासन की तरफ से एक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में उसने पॉलीथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। इसके लिए कोई कार्यक्रम करने के बजाय लोगों को सीधे कपड़े के थैले थमाए जा रहे हैं, ताकि वो अपनी जिस जरूरत के लिए पॉलीथीन पर निर्भर रहते हैं उसकी जगह कपड़े के झोले का इस्तेमाल करें। माघ मेले में ड्यूटी दे रहे एसडीएम मेला प्रशासन ने लोगों के बीच ये झोले बांटे। इनिशिएटिव है कि मेले को फ्री प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। इसमें कहीं भी किसी भी स्ट्रीट वेंडर के द्वारा या किसी तरह के वेंडर के द्वारा या आम जो स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उसकी जगह पे ऐसे इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करें। ये रेडी टू यूज है और ये प्लास्टिक का उपयोग न करने से काफी स्वच्छता रहेगी और पर्यावरण के लिए भी ये काफी हितैषी कार्य है। वहीं इस मेले में शिरकत करने वाले श्रद्धालु हो या फिर इसमें अपना सहयोग देने वाले दूसरी संस्थाओं के लोग, सभी को ये थैले दिए जा रहे हैं। ये वाला बैग इसलिए मिला गया है ताकि हम लोग यहाँ पॉलीथीन का यूज ना करें और किसी को ना करने दें और लोगों को जागरूक करें कि वो ये कपड़े के बैग यूज करें, ना कि पॉलीथीन को, क्योंकि पॉलीथीन हम लोग के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए। कपड़े के ये थैले सिर्फ मेला प्रशासन की ओर से ही नहीं बल्कि दूसरी सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। संगम पूरा विसिनिटी है वो प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर हुआ है। सो प्लास्टिक के यूज को प्रोहिबिट करने के लिए और इको फ्रेंडली बैग्स यूज करने के लिए हम एक कंबाइंड इनिशिएटिव लाए हैं मेला प्राधिकरण के संग, जिसमें हम ये इको फ्रेंडली बैग्स दे रहे हैं यहाँ के वेंडर्स को। वैसे समाधान सिर्फ प्रशासन या सरकारी संस्थाओं के झोले बांटने से नहीं होने वाला, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी संगम के किनारों को प्लास्टिक कचरे से फ्री करना मुमकिन हो सकेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति के त्योहार को गुजरात में मनाने के लिए तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। इस दौरान पतंगों को उड़ाने का शौक भी लोगों को रहता है, लिहाजा बाजार में पतंगों को लेकर कई ऑप्शंस जो है इस वक्त मौजूद है। लेकिन इसमें खास है बरेली और पीएम मोदी, सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगे। उत्तर भारत में मकर संक्रांति और गुजरात में उत्तरायण 15 जनवरी एक बड़े मौके के तौर पर मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने का चलन है, जिसके लिए बड़े बड़े काइट फेस्टिवल किए जाते हैं। गुजरात में काइट फेस्टिवल की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बाजार सज चुके हैं। सूरत में इन दिनों पतंग की दुकानों में कई तरह के पतंगे बिक रही हैं। मांझा और पतंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यूं तो काइट फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक पतंगे देखने को मिलती हैं। बीते 2 बरस में जिस तरह कोरोना ने सभी कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दी थी, माना जा रहा था कि इस साल वो ब्रेक हटने के बाद इस त्योहार में नया रिकॉर्ड बन सकता है। हालांकि इस बार बरेली की पतंगे बाजार में ज्यादा डिमांड में है। वैसे तो नेता, अभिनेता और क्रिकेटर्स की पिक्चर वाली पतंगों का क्रेज लोगों में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ इस बार पीएम मोदी और योगी की तस्वीर के साथ स्लोगन वाली पतंगे सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि महंगे रॉ मटेरियल का असर कारोबार पर देखा जा रहा है। देखो अगले 2 साल जो गए हैं ना, तो कोरोना की वजह से थोड़ा मन था, उसकी असर थी। पर लेकिन ये साल भी जो कोरोना का थोड़ा हाव है वो उसके चल रहा है, उसकी वजह से लोग को खरीदी करने आ रहे हैं, लेकिन सब संभाल के आ रहे हैं। वैसे इस त्योहार की तैयारियां 1 महीने पहले से ही हो जाती है, लेकिन इस बार कारोबार की रफ्तार थोड़ी धीमी है। नए साल में जनवरी के पहले हफ्ते ही लोगों का उत्साह ठंडा नजर आ रहा है। मार्केट को देखो ऐसा है कि अभी 10 दिन बाकी रहा है संक्रांति को, पर अभी कोई माहौल एकदम बना हुआ नहीं है। पिछले साल से अभी भी बहुत कम हो रहा है, 30-35% गिराकी हुई है अभी तक की। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर संदेह नहीं किया जा सकता। वैसे इसकी वजह भी है, वो खुद भी पतंगबाजी का शौक पूरा करते हुए कई बार देखे गए हैं। हालांकि इस साल को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि वो पतंग उड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। वहां इसका रंग जो है वो अब जमने लगा है। आज राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन होगा। सीएम नवीन पटनायक इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं इस बीच हॉलैंड की टीम विश्व कप के लिए भुवनेश्वर पहुंच गई है। ये वर्ल्ड कप इसी महीने की 13 तारीख से शुरू होगा। भारतीय हॉकी टीम ने 47 साल से वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार किया है। आखिरी बार 1975 में कोलालंपुर मलेशिया में टीम इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जो है अपने नाम किया था, जीता था। इसके बाद टीम इंडिया को इस ग्लोबल इवेंट में कभी भी कोई ट्रॉफी उठाने का अवसर नहीं मिला है। अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप जीतने की खुमारी अभी तक छाई हुई है। जीत का जश्न मनाने और आराम करने के बाद लियोनेल मेसी पेरिस लौट गए हैं। मेसी फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन के लिए क्लब फुटबॉल में खेलते हैं और जब मेसी क्लब के लिए ट्रेनिंग करने के लिए उतरे तो स्टाफ और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद लियोनेल मेसी को सम्मानित भी किया गया। उन्हें देखिए क्लब की तरफ से खास स्मृति चिन्ह दिया गया। 2021 में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से करार खत्म होने के बाद मेसी पीएसजी से जुड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। आपने सफेद गोभी तो खूब देखी होगी, खाई भी होगी, लेकिन हरियाणा के करनाल में ऐसी गोभी तैयार की गई है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये दावा भी है, इन गोभियों के इस्तेमाल से आपके शरीर को विटामिन तो मिलेंगे ही, गंभीर बीमारियों से भी आपका बचाव होगा। ये गोभी ही है। इन्हें देखकर हैरान होने वाली बात भी है, क्योंकि इनके रंग आपकी जिज्ञासा को जरूर बढ़ा रहे होंगे। लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि ये देखने में ही खास नहीं है, बल्कि ये अपने गुणों को लेकर भी विशेष है। इन गोभियों को हरियाणा के करनाल के घरौंडा में स्थापित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में तैयार किया गया है। दावा है कि ये गोभी न सिर्फ विटामिन के मामले में भरपूर है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। इनमें मतलब कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप इसके विटामिन ए की बात करें तो इसमें 25 गुना ज़्यादा विटामिन है आपकी वाइट वाली के मुकाबले। और ये आपके जैसे आप देख रहे हैं हर घर में मोटापे की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और साथ ही में ये आपके जो दिल की बीमारी हैं उनको रोकने के लिए भी काफ़ी मतलब लाभकारी है। 15 सितंबर के आसपास खेतों में रंगीन गोभी लगाई जा सकती है। ये लगभग 70 दिनों में तैयार होती है। जब रंगीन गोभी तैयार होती है तो ये 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक की हो सकती है। दावा ये भी है कि किसानों को रंगीन गोभी को उगाने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जिस खर्च और मेहनत से सफेद गोभी तैयार हो जाती है, उसी में रंगीन गोभी भी उगाई जा सकती है। सफ़ेद गोभी की जिस तरह से हम खेती करते हैं उसी तरह से इसकी भी हमें खेती करनी है। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जो तकनीक हम सफ़ेद गोभी में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आप इनकी खेती भी कर सकते हैं। दावा ये भी है कि आने वाले समय में इस रंगीन गोभी की काफी ज्यादा डिमांड होगी, जिससे किसानों को भी काफी मुनाफा मिलेगा। साथ साथ अगर आप जैसे फार्मर की इनकम के डबल की बात करते हैं तो ये एक मतलब कि बेटर ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में। मतलब सफ़ेद गोभी के मुकाबले ये रंग बिरंगी गोभी है, ये आपको अच्छे मतलब मार्केट रेट्स भी दिला सकती है। इजराइल के सहयोग से तैयार करनाल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में रंगीन गोभी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया है, ताकि किसान इन्हें देखकर रंगीन गोभी की खेती करने के लिए प्रेरित हों। उनका मुनाफा तो बढ़े ही, लोगों की सेहत भी सलामत रहे। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस पहल की जिसकी महाराष्ट्र के अकोला में बड़ी तारीफ हो रही है। यहाँ छात्रों के सामने एक टास्क रखा गया और ये टास्क जरा हटके है। इसमें उन्हें जिंदगी का भी पाठ पढ़ाया गया, यानी पढ़ाई के अलावा जिंदगी कैसे चलती है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है, उनका परिवार क्या करता है, इस पर उनका एक टेस्ट लिया गया और इस परीक्षा का क्या नतीजा निकला, देखिए।
बच्चे रोटियां बेल रहे हैं। तो कहीं स्वेटर बुन रहे हैं और तो और इन्हीं नन्हे हाथों से कपड़े भी धोए जा रहे हैं। सभी महाराष्ट्र के अकोला में मां रेणुका किड स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और हमने आज रोटी बनाई और माँ को जो तवे पे चटके लगते वो भी आज सीख लिए और खुद का काम खुद को करना वो भी सीख लिया आज। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे शामिल हुए, यानी पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे खुद घर में अपना काम करे, यही बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ बच्चे कपड़ों को तह लगाते भी दिखे, तो कुछ दाल से कंकड़ निकालते नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये बताना भी था कि बच्चों को पता चले कि उनके माता पिता उनके लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे स्कूल में ये लगातार कोशिश रहती है कि बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, स्वावलंबी कैसे बनाए, क्योंकि किताबी ज्ञान तो वो ले ही रहे हैं हमेशा से, बाहर से भी लेते हैं, स्कूल से भी लेते हैं, लेकिन खुद की तैयारी कैसे करना है, खुद के खेत की सब्जियां कैसे बेचनी है, अपने माता पिता को उसमें मदद कैसे करने हैं। माँ रोटी पकाती है, लेकिन उसका जो मोल है वो भी हमें समझ में आए, इसलिए वो सब बच्चों ने आज खुद करके देखा, तब उनको समझ में आया कि बाप रे कितना कुछ हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं। जाहिर है कि स्कूल की कोशिश यही है कि तकनीक के जमाने में बच्चे अपने मूल्यों को न भूल जाएं। ऐसे में उन्हें हर चीज में पारंगत बनाया जाए, उनमें हर गुण आए, ताकि जिंदगी की चुनौतियों को पार करने में उन्हें मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। देखिए, देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित और मजबूत हैं, ये संदेश देने के लिए आशा मालविया भारत की यात्रा पर है। वो साइकिल के जरिए भारत घूमने निकली है। इन दिनों वो तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंची हैं, जहां भी वो साइकिल के जरिए कभी तंग गलियों से गुजरी तो कभी समंदर किनारे लोगों को मोटिवेट करती हुई नजर आई। इस दौरान जहां जहां वो गई, लोगों ने उनका स्वागत किया, साथ ही उनके हौसले की तारीफ भी की। आशा ने बताया कि उनकी इस साइकिल यात्रा का मकसद बेहद खास है। वो सबको ये बताना चाहती हैं कि भारत देश महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। और अब बात उस उत्सव की और उस रंग की जो बिहार के बोधगया में देखने को मिल रहा है। देखिए, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया का नजारा इन दिनों मिनी तिब्बत जैसा हो रखा है। दरअसल यहां देश विदेश के बौद्ध श्रद्धालु जमा हुए हैं, एकत्रित हैं। करीब 50 देशों के बौद्ध श्रद्धालु यहां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, ये तस्वीरें तिब्बत की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया की हैं, जहां नजारा बेहद अद्भुत दिखाई दे रहा है। बोधगया की सड़कों पर तिब्बती वेशभूषा में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दुनिया भर से बौद्ध धर्म से जुड़े लोग बोधगया पहुंचे, जिनमें तिब्बत, भूटान, ताइवान समेत कई देशों के लोग शामिल हैं। नजारा ऐसा मानो ये बोधगया नहीं बल्कि मिनी तिब्बत है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का बोधगया के मैदान में 3 दिवसीय प्रवचन का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे। पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से बोधगया में व्यापार भी ठप था, लेकिन इस भव्य नजारे और कार्यक्रम ने व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, सारे देशों के लोग यहाँ पर दलाई लामा जी के पूजा में शरीक हो रहे हैं। बोधगया का व्यापार अभी चरम सीमा पर है। पिछले 3 साल से बोधगया का व्यवसाय एकदम ठप बैठा था। व्यवसायियों में भी बहुत उत्साह है। पूरा नजारा अगर देखेंगे तो हर जगह जितने भी यहाँ पे मोनेस्ट्री हैं, आपके टेम्पल हैं, सब अपना अपना एक बोलते हैं जो अपना ट्रेडिशन है वो अपना शोकेस कर रहे हैं। दलाई लामा के बोधगया पहुंचने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। दलाई लामा के प्रवचन को सुनने के लिए दुनिया भर के करीब 50 देशों से श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु धर्मगुरु दलाई लामा के एक दर्शन को बेताब दिखे। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे।
मणिपुर के इम्फाल में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव गणनगई की शुरुआत हो गई है। ये उत्सव 5 दिनों तक चलने वाला है। इसके पहले दिन धार्मिक आयोजन किए गए, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी लोक नृत्य और लोक कलाकारों का अभिनय यहां देखने को मिलेगा। ये त्योहार लोगों के बीच शांति, मित्रता और क्षमा का संदेश देता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दक्षिण अमेरिकी देश चिली की रौनक। वहां चिली की राजधानी सैंटियागो में इन्फ्लेटेबल शो हुआ, जहां ड्रैगन की तरह दिखने वाले गुब्बारे जो है हवा में उड़ाए गए। सैंटियागो की सड़कों पर इस तरह अलग अलग तरीके से लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कारपेंटर ने एक अनोखा म्यूजियम बनाया है और यहां लड़कियों और जो लकड़ियां हैं उनको और पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये चीजों को रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस कला के लिए गैर जरूरी जो लकड़ियां होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया। इस म्यूजियम में 300 से ज्यादा कलाकृतियों को संजोया गया है और इस म्यूजियम को बनाने वाले मुन्ना लाल कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज कर चुके हैं और जो भी इस म्यूजियम को देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। बेकार लकड़ियों का इससे बढ़िया आर्ट हो नहीं सकता। ये शुरुआत तो उस समय की है और जब मैंने कोई शहर भी नहीं देखे थे, गांव कोई इस तरह के कलेक्शन भी कहीं नहीं देखे थे, तो ये तो गॉड गिफ्ट ही माने आप कि भगवान ईश्वरी कृपा है मेरे पास। इसका मेरे को पता नहीं था कि इसका क्या होगा आगे चल के। ये तो सब शहरों में आया, मैं शहरों में कलेक्शन किया, कभी किसी मीडिया की नजर पड़ी तो ये धीरे धीरे ये लोगों की नजरों में आया। देखिए, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जो है जम्मू पहुंची। यहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन किए। सामने आई इन तस्वीरों में जैकलीन कुछ लोगों के साथ सेल्फी के लिए पोज भी देती हुई नजर आ रही है। इस यात्रा के अनुभव के बारे में जैकलीन ने कहा कि उनका ये सफर बेहद ही शानदार रहा। I just like to say that being here has been one of my best experiences. I keep coming back to feel the energies, and I wish this for everybody. So, Jai Mata Di. देखिए, सर्दी जो है भीषण पड़ रही है और अमेरिका भी इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में है। कई शहरों में तो पारा माइनस से भी नीचे जा चुका है, जबकि कई शहरों में बर्फ ने ऐसा डेरा डाला है कि हर तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए अमेरिका के रेनू इलाके की हैं, जहां पर हवा के साथ साथ बर्फ के गोले भी आपको नजर आएंगे। सड़कों से लेकर घर की छतों तक बर्फ का कब्जा देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, अलर्ट मोड में है। लोगों की जो जीवन है उसको अस्त व्यस्त ना हो सके ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोडों से बर्फ हटाई जा रही है और तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, ठंड जब भी आती है तो अमेरिका हर बार, चाहे अमेरिका की बात हो या फिर कनाडा की बात हो, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां बर्फ की मोटी चादर जम जाती है। ऐसे में परेशानियों का सबब लोगों के लिए बन जाता है, क्योंकि देखिए घर के ऊपर भी छत में जो है बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है और सड़क पर भी जेसीबी के माध्यम से बर्फ को हटाया जाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर। नमस्कार।